कश्मीर पर पाकिस्तान के रोने धोने का झूठा ड्रामा बहुत हो गया। पाकिस्तान से जवाब मांगा जाएगा। पीओके का और बलूचिस्तान का, जहां पाकिस्तान के अत्याचारों की अनगिनत कहानियां हैं। आज हम खबरदार में आपको पीओके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खूनी सिस्टम का पूरा सच दिखाएंगे और बताएंगे आपको कैसे पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान के इन अत्याचारों से पीड़ित है। यह नवाज शरीफ और उनके पाकिस्तान के लिए वो आईना है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर 4 घंटे की मैराथन मीटिंग में कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद करने वाला प्लान सामने आया है। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। कश्मीर में आग लगाकर खुद हो हल्ला मचाने वाले पाकिस्तान को आज पीएम मोदी की एक एक बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। आज नवाज शरीफ और उनके पाकिस्तान को उस आईने में अपना चेहरा देखना होगा जो आईना पीएम मोदी उनके लिए लेकर आए हैं। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिसको मुख्यतः पड़ोसी देश से प्रोत्साहन मिलता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। ये नवाज शरीफ की बोलती बंद करने का प्रबंध है। ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज है कि वो कश्मीर पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे, दुनिया को बलूचिस्तान का जवाब दे जहां अत्याचारों की अनगिनत कहानियां हैं। पीओके का हिसाब दे पाकिस्तान, जहां हर कदम पर पाकिस्तान के सिस्टम का फ्रॉड। विदेश मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वासी जो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं उनसे संपर्क साधें और उनसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और विश्व समुदाय को उसकी जानकारी दें। कश्मीर मुद्दे पर 4 घंटे की ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। भारत कश्मीर के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। He said POK is part of Jammu and Kashmir. So when we want to talk, why not to talk to the POK expatriates who are in other countries? राष्ट्र हित में इसको हम निपटेंगे और जो देश के बाहर से जो शक्तियां, विशेष करके बॉर्डर के उस पार और पाकिस्तान की ओर से जो हमारे देश में हस्तक्षेप किया जा रहा है, आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसका डटकर हम मुकाबला करेंगे। एक स्वर में सभी ने कहा कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी प्रयास कर रही है, और एक बात पर सबका एक मत है, किसी भी हालत में पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के मामलों में सभी पार्टियां एक है और किसी भी तरह का जम्मू और कश्मीर पर किसी की नजर लगे इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पीओके के लोगों से भी बातचीत करने की बात कही गई है। बलूचिस्तान का जिक्र करके पीएम ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। पीएम ने कहा, कश्मीर का मामला भारत का अंदरूनी मामला है और इसे हम खुद ही हल करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले दिनों ही राज्य सरकार की राय से 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक विकास पैकेज पर फैसला लिया गया है। इस पैकेज के अंतर्गत केवल सड़क और बिजली के प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि जम्मू एवं कश्मीर के हर क्षेत्र व हर वर्ग के
संपूर्ण विकास का ध्यान रखा गया है। एक तरफ बलूचिस्तान और पीओके के जरिए पाकिस्तान का कूटनीतिक तोड़, दूसरी तरफ कश्मीर का अपने स्तर पर बातचीत से हल। दोनों मोर्चों पर पीएम की सीधी बात ने साफ कर दिया कि भारत सरकार का एजेंडा है क्या। आज भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि कश्मीर के मामले पर पूरा देश एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर मामले पर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की चिंता करनी चाहिए। अब अगर बात होगी तो कश्मीर की नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर की। मतलब साफ है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट से ही दिया जाएगा। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान की बात की है। हम आपको पीओके के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर का कुल इलाका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का 78,114 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान वर्ष 1948 में हड़प गया था। 37,555 वर्ग किलोमीटर का इलाका 1962 के युद्ध के बाद चीन हड़प कर बैठा है। जम्मू कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया। पिछले 70 वर्ष से पाकिस्तान पीओके का खून चूस रहा है। वहां के संसाधनों की पाकिस्तान के सिस्टम ने खुली लूट मचा रखी है। राजनीतिक दमन, चुनावी फ्रॉड, टॉर्चर किए जाते हैं। जो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उठा ले जाती है। LOC क्रॉस करके आतंक फैलाने से मना करने पर टॉर्चर किया जाता है। पीओके के 25% हिस्से पर पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर चीन के सैनिकों को बुला लिया है। पीओके की हालत यह है कि वहां 88% आबादी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। 29 लाख लोग आज भी खेती और जंगल पर निर्भर हैं। साक्षरता दर महज 48% है। 48% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ेपन के जख्म हैं। 50% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 24% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। पाकिस्तान की सरकार, सेना, वहां के सिस्टम ने यही हाल बलूचिस्तान का बना दिया है। बलूचिस्तान के बारे में भी हम आपको बताते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की कुल जमीन का 40% से भी ज्यादा है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ विलय को कभी मंजूर नहीं किया। 1948 के बाद से ही बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ 1950, 1960, 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर विद्रोह हो चुका है। वर्ष 2001 के बाद से पाकिस्तानी सेना ने 50,000 से ज्यादा बलोचों की हत्या की है। 2009 में पाकिस्तान सेना ने बलोच नेशनल मूवमेंट के नेता गुलाम मोहम्मद बलोच की हत्या की। 2006 के बाद से पाकिस्तानी सेना ने 20,000 से ज्यादा बलोच एक्टिविस्ट को अगवा किया। इन गायब बलोच एक्टिविस्ट के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। 2015 में बलूचिस्तान में 463 लोगों को पाकिस्तानी सेना ने अगवा किया, फिर हत्या कर दी। 2015 में बलोच आंदोलन से जुड़े 157 लोगों के अंग भंग किए गए शव मिले थे। पीओके और बलूचिस्तान के लोग क्या कहते हैं, कैसे पाकिस्तान का सिस्टम इन लोगों पर अत्याचार कर रहा है, कैसे पाकिस्तान के सिस्टम ने इन दोनों जगहों पर लूट मचा रखी है। आज इसका एक एक सच पूरी दुनिया को देख लेना चाहिए। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। आजाद कश्मीर किसी भी आयन और कानून की रूह से पाकिस्तान का हिस्सा न था और न है। मैं पूछता हूँ यहाँ की इंतजामिया से, इस हुकूमत से, इन मुजाहिदों और चौधों से, इन ठेकेदारों से कि ये किस कानून के तहत यहाँ पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं। ये किस कानून के तहत इस तरह के बेहुदा बैनर जो है वो चौकों पर लटका रहे हैं। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का गुस्सा है। ये वो लोग हैं
जिन्हें पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से आजादी के नाम पर गुलाम बना रखा है। ये वो लोग हैं जो पीओके में पाकिस्तान के अनगिनत अत्याचारों से पीड़ित हैं। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, आप जो ये सारे हमारे इलाके में आ गए हैं ना, आपने अपनी कब्रें खोदनी शुरू कर दी हैं। इस इलाके का जो नौजवान है ना, वो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल एक कदम के लिए चलने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल खामोश है, वो परेशानी में है, उनको अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो जब वो अपने मुस्तकबिल के लिए उन्हें कॉल दी जाएगी ना, तो वो फिर आपका सत्यानाश कर दे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पाकिस्तान के सिस्टम ने इस इलाके में लूट मचा रखी है। कश्मीर के इस इलाके के लोगों के पास न सड़कें हैं, न रोजी रोटी है, न नौकरी है, और है तो सिर्फ गरीबी। आज़ाद कश्मीर का पहला दारुल हुकूमत है, और ये पहले दारुल हुकूमत की ये रोड जो है, इसका अभी ये हाल है, तो बाकी रोडों का क्या हाल होगा? मतलब बुरी हालत है यहाँ की। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं, पैसा है ही नहीं, नापैद है, उस पर क्या कर सकते हैं? कोई हुकूमत ऐसा ना कोई ताकत करे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी ऑफिस में मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन आज तक मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मेरे लैंक्स नहीं है। पाकिस्तान ने अगर पीओके में कुछ किया है तो वो है लूट मार। कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा करके पाकिस्तान को लूट की खुली छूट मिली हुई है। चुनाव के नाम पर पाकिस्तान पीओके में सबको धोखा देता रहा है। तो अगर कोई यहाँ हुकूमत हो तो मेरे भाई ऐसे मसाइल कभी पैदा न हों। मसाइल ये लोग पैदा करते हैं हमारे लिए, हमारे वसाइल को भी उन्होंने लूटा। अभी देखो खड़ी के इलाके में ही इन्होंने बिजली का एक घर बनाया। अब आम को पता तक नहीं है कि वो बिजली कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। और ये सारे जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये सारे इलीगल हैं, क्योंकि जब भी इनको जाना है, जाना तो एक पीओके में पाकिस्तान हर 5 साल में चुनाव करवाता है, लेकिन ये सब फ्रॉड तरीके से होता है। इस्लामाबाद में जिसकी सरकार होती है, पीओके में लूट मचाने के लिए पावर भी वो खरीद लेता है। बोली लगती है पीओके को चलाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है उसके लिए बोली लगती है। खुदा की कसम, हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह मंडी में नहीं जो मवेशियों को खरीदा जाता है, इस तरह मंडी लगती है कि कौन सा कितने ज्यादा बोली देगा, कितने पैसे देगा, उसको उसका प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। कहने को तो पीओके में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसकी हैसियत पाकिस्तान के सिस्टम में कितनी है, ये खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक्टिविस्ट बताते हैं। पीओके में पाकिस्तान के सिस्टम का अत्याचार आपने देख और सुन लिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का काला चेहरा देख लीजिए। आजादी के लिए लड़ रहे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बम बरसाती है। आजादी की बात करने वाले बलोच एक्टिविस्ट को उठा लेती है। पिछले 10 वर्ष में 20,000 से ज्यादा बलोच एक्टिविस्ट मिसिंग। ये सब पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। First of all, Balochistan is not in Pakistan. It's occupied by Pakistan. It's demand of Baloch people, it's appeal of Baloch people always from India to intervene, like Bangladesh. पिछले 16 वर्षों में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में 50,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान की कुल जमीन का 40% है, लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान ने लूट और हत्याओं के अलावा कुछ नहीं किया। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ विलय को कभी मंजूर नहीं किया और तब से पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अत्याचार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर कूटनीतिक चालें चल रहा है। वो यूएन से लेकर अरब देशों तक सबको कूटनीतिक चिट्ठियां लिख रहा है। वो भारत से भी कह रहा है कि कश्मीर पर बात करो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, बात होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, क्योंकि असल मुद्दा आतंकवाद का है, जिस पर बात करने से हमेशा पाकिस्तान भागता है। सेना की वर्दी, हाथों में बंदूकें और कैमरे पर विक्ट्री का इशारा। ये एलओसी में घुसपैठ करने आई 12 आतंकवादियों की नई खेप है। ये पाकिस्तान में तैयार हुए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के वो आतंकवादी हैं जो कश्मीर में आग लगाने के लिए भेजे गए हैं। इन आतंकवादियों का वीडियो आज तक के हाथ लगा है। इस वीडियो में पाकिस्तान का वो सच है जिस पर वो बात करने से हमेशा कतराता है। वो अपने कूटनीतिक फायदे के लिए अभी कश्मीर पर बात करने के लिए बेचैन है, लेकिन असली मुद्दा तो आतंकवाद का है, जिस पर वो बात करने से भागता है। आज पाकिस्तान ने कहा कि वो कश्मीर पर बात करने के लिए भारत को चिट्ठी लिखेगा।
एक तजवीज़ ये आई कि चूँकि हालात अब ऐसे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें कश्मीर पे इंडिया को इनवाइट करना चाहिए कि सिचुएशन ऐसे डेवलप हो रही है कि इस इशू पर हमारा डायलॉग होना चाहिए। तो फॉरेन सेक्रेटरी अनकरीब अपने काउंटर पार्ट को ख़त लिखेंगे कि कश्मीर का इशू अब इस मरहले पे पहुंच गया है कि उस पर एक्सक्लूसिव डायलॉग कश्मीर पे एक होना चाहिए। कश्मीर पर पाकिस्तान कूटनीतिक पैंतरे करने में लगा है, लेकिन ये पैंतरे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर पर बात ही नहीं होगी, बात होगी तो पीओके पर होगी। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी। डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। बात करने का कोई सवाल ही नहीं। ये सीधी बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। वो संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठियां लिखने के बाद अरब देशों को भी कश्मीर पर कूटनीतिक लव लेटर लिखने में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं है कि कूटनीति के खेल में उसे ऐसी मार पड़ेगी कि कश्मीर तो दूर, उसे अब पीओके पर बात करनी होगी और बलूचिस्तान में अत्याचारों का जवाब देना होगा। आज तक ब्यूरो। ये पाकिस्तान से भी अगर पूछा जाएगा कि आतंकवाद पर अपनी जुबान उसने कितनी बार बदली है तो उसे खुद याद नहीं होगा। खबरदार में अब हम पाकिस्तान के हिंदू विरोधी चेहरे को बेनकाब करेंगे, जहां मुसलमानों के अलावा किसी और धर्म के लोगों के लिए जगह नहीं है। पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10% गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जिसमें से ज्यादातर हिंदू हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान की सच्चाई यह है कि वहां अल्पसंख्यकों को इंसान नहीं समझा जाता। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज के लिए वहां के हिंदू किसी जानवर की तरह हैं, जिन पर जुल्म ढाने में पाकिस्तान अपनी शान समझता है। 11 अगस्त को पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया तो पाकिस्तान के हर शहर में हिंदू आबादी सड़कों पर उतर आई, खुद पर हो रही ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। प्रदर्शन में हिंदू आबादी का दर्द फूट पड़ा। पाकिस्तान में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है, इसके कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की संस्था मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 300 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। अगवा होने वाली ज्यादातर हिंदू लड़कियों की उम्र सिर्फ 12 से 15 साल होती है। रिपोर्ट के मुताबिक अपहरण करने के बाद हिंदू लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाकर उनसे इस्लाम कबूलवाया जाता है। ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, सच्चाई इससे भी भयानक है, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान के हिंदू विरोधी माहौल में रहने को मजबूर हिंदू आबादी का गुस्सा अब फूट पड़ा है। अब वो सड़कों पर उतर आए हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है। ये पाकिस्तान में नर्क भोग रहे हिंदुओं की आवाज है, जिसे दबाने में पाकिस्तान जरा भी नहीं हिचकता। 11 अगस्त को जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा था तो पाकिस्तान की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। पाकिस्तान की गली गली और शहर शहर में इन दिनों हिंदुओं का गुस्सा उबाल पर है और इस गुस्से के केंद्र बिंदु में है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व सांसद पीर अब्दुल हक, जिन्हें पाकिस्तान में मिट्ठू मियां के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का ठेका इन्हीं मिट्ठू मियां ने उठाया हुआ है। मिट्ठू मियां को हिंदुओं और खासकर हिंदू लड़कियों का अपहरण करवाकर उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने में महारत हासिल है। उनके खिलाफ 117 मामले दर्ज हैं। 24 जनवरी की बात है जब मियां मिट्टू के गुंडों ने मेरी बहन के घर में दाखिल होकर मेरी भांजी को उठाया था। मीरपुर मातोल की पुलिस हमारी FIR काटने के लिए तैयार नहीं थी, पूरा शहर बंद हुआ। हम लोगों ने रोड ब्लॉक किए, फिर FIR हमारी काटी गई। उसके बाद हमारी भांजी को जब कोर्ट में उसने वोट की के जज हसन अली कलवर ने के सामने बोला
कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। तो हसन अली जज ने मुझे बुलाया अपनी चेंबर में, कहता है राज हजारों की तादाद में आपकी कम्युनिटी के बंदे मरेंगे, मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के हिंदू विरोधी चरित्र को पहचानती है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर हिंदुओं का यह गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। कराची में एक हिंदू लड़के का कत्ल और एक हिंदू डॉक्टर को गोली मारने की घटनाओं ने हिंदुओं को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर और पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट रमेश कुमार वाकवानी पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तानी संसद को कई बार नींद से जगाने की कोशिश कर चुके हैं। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से मेरे कायद जो है 3 दिन से इसी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर किस दिन अमन लेके आए, मगर इन इश्यूज के ऊपर भी फोर्स्ड कन्वर्जन भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। माइंड सेट चेंज करने के लिए वो निसाब के अंदर तब्दीली की जाए। एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पाकिस्तान, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी कौम के, अपनी हिंदू कम्युनिटी के, अपनी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के जो मसले हैं उसके लिए मैं कोशिशें करूं कि उनके मसले जो स्पेशली फोर्स्ड कन्वर्जन है वो मैं हल कर सकूं, कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए कानून बनाया जाए कि हम इस फोर्स्ड कन्वर्जन को जो है वो रोक सकें। क्योंकि सिंध के अंदर कुछ ऐसी दरगाह हैं, मियाँ मिट्ठू है, बरचुंडी शरीफ है, मुफ्ती नईम है कराची में, इनके काम ही ये है कि बच्चों को लेके आना। मिट्ठू मियाँ जैसे लोग कैसे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहे हैं, इसकी असलियत खुद वहाँ की मीडिया दुनिया के सामने लाती आई है। पाकिस्तान में हिंदू होना और उस पर से हिंदू लड़की होना कितना बड़ा खतरा है, ये किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान खुद को भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताता है, लेकिन अपने देश के हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा करता है। पाकिस्तान हिंदुओं को इंसान तक नहीं मानता। अगर पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत करेगा तो खुद को हिंदुओं के खून से सना हुआ पाएगा। अनिल कुमार, आज तक। अनिल कुमार हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। अनिल कुमार ने एक एक सच पाकिस्तान का सामने रखा। किसी गुनाह से कम नहीं है पाकिस्तान में हिंदू होना, और इस गुनाह की सजा पाकिस्तान के हिंदू हमेशा से ही भुगतते आए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है, इसकी गवाही देने वाले आंकड़े आइए हम आपको बताते हैं। 1951 में पाकिस्तान की पहली जनगणना में हिंदू आबादी 22% थी, जो 1998 में घटकर सिर्फ 1.6% ही रह गई। यहां पर आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में वर्ष 1998 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख हिंदू हैं, जिनमें ज्यादातर सिंध प्रांत में रहते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के मुताबिक वर्ष 1965 से अब तक करीब 1,25,000 हिंदू पाकिस्तान से पलायन कर चुके हैं। एक तथ्य यह भी है कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, जिसमें अब सिर्फ 26 मंदिर ही बचे हैं। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बातें पढ़ाई जाती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट पिछले 68 साल से पाकिस्तान में पास नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रमोशन एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। पाकिस्तान की सेना में गैर मुस्लिम को कर्नल या फिर उससे ऊपर की रैंक का अफसर नहीं बनाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के सर्वनाश की यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद को इतना पाक साफ मानता है कि उसे ना तो अपनी जमीन पर ऐश करते आतंकी दिखते हैं, ना नर्क भोगने के मजबूर पाकिस्तानी हिंदू ही उसे दिखाई देते हैं। भगवान पाकिस्तान जैसा पड़ोसी किसी देश को ना दे। आपको मंगल ग्रह की दूरी पार कर चुके हिंदुस्तान की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें लोगों को नदियां पार करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। इन दिनों देश के कई अलग अलग राज्यों में बाढ़ आई हुई है, नदियां उफान पर है। इन उफनती हुई नदियों को पार करने के लिए लोग कैसी कैसी मुश्किलें झेलते हैं, इसके कुछ उदाहरण आज तक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं। ये वीडियो देखकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस भारत की तस्वीरें हैं जो मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। लेकिन उसी भारत के लोग आज भी आदमकाल में जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के हाईवे नंबर 58 पर अलकनंदा नदी का नया पुल 3 साल पहले प्राकृतिक आपदा में बह गया। वो दिन है और आज का दिन उफनती अलकनंदा नदी के ऊपर स्कूली बच्चे खुद रस्सियों को खींचकर ऐसे ही रोजाना मौत को मात देकर स्कूल पहुंचते हैं। कभी कभी ट्रॉली वाले टाइम पे नहीं आते तो हमें खुद रस्सी खींचनी पड़ती है। हमें अपने साथ कुछ बच्चों को भी खींचना पड़ता है ट्रॉली पे। 2013 में आपदा आई थी, उस टाइम से अभी पुल नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। जब से पुल बन गया 20 बच्चे होंगे जो ट्रॉली से होकर आते हैं और कभी कभी नदी का पानी बढ़ जाता है, जिससे ट्रॉली का रास्ता नीचे नदी में बहती लकड़ियों में फंस जाता है और हमें लेट हो जाती है, तो हम बीच पुल में ही फंसे रहते हैं और हमें स्कूल के लिए देर हो जाती है। पौड़ी जिले के 14 गांवों को जोड़ने के लिए ये इकलौती ट्रॉली है जिसके नट बोल्ट भी टूट चुके हैं। आफत तब और बढ़ जाती है जब जर्जर हो चुकी ये ट्रॉली भी बीच में फंस जाए। ट्रॉली कब टूट जाए और बच्चों समेत नदी में समा जाए कहा नहीं जा सकता। ट्रॉली की हालत देखिए और मतलब इतनी गंगा जी बड़ी हुई है, नदी बड़ी हुई है, लकड़ी आ रहे हैं। इसकी ट्रॉली की हालत देखिए क्या जर्जर हो रखी है। प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी चादर पूरी घिस चुकी है, टूट चुकी है। ऊपर जो है नेट पे कोई क्लिप नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए जो मध्य प्रदेश के इंदौर के देपालपुर कस्बे से आई है, जहां के 7 गांवों की जिंदगी आजादी के 70 साल बाद भी मौत के झूले पर अटकी। 7 गांव के हजारों लोग ऐसे ही रोजाना अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर सफर तय करते हैं। इस झूले के नीचे चंबल नदी बह रही है और ऊपर इस पतले से तार के दम पर जिंदगियां चल रही हैं। वर्षों से यहाँ एक पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन पुल के बजाय मिला है ये झूला। देश को आजाद हुए आज 60 साल हो गए, पर यहाँ फिर भी हम अंग्रेज के जमाने में जी रहे, जिसके बाद में अगर जो कोई बीमार होता है तो वो मर के ही निकलता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और हमेशा बस नेता आते हैं तो वोट की बात करते हैं, वोट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम आपको राजस्थान के धौलपुर ले चलते हैं, जहां इस रेल पुल पर जिंदगी हर वक्त खतरे का सायरन बजा रही है। कभी बच्चे तो कभी बड़े लोग और कभी सामान के साथ लोग पुल तो पार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वो डेंजर जोन में कदम रख चुके हैं। ऊपर हिलता डुलता बरसों पुराना पुल और नीचे खतरे की जमीन। करीब आधा दर्जन गांवों के हजारों लोगों के सामने आने जाने के लिए इस रेल पुल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जान हथेली पर रखकर कदम आगे बढ़ाने की मजबूरी को आप जो नाम दें वो इन्हें कबूल होगा। हमारे गांव में जो ये रास्ता है केवल एक ही ये मात्र रास्ता है और कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता हमें सिर्फ वादे करके चला जाता है और कोई भी जो कि आज तक रास्ता के लिए कोई ठोस कदम किसी ने उठाया नहीं है। और जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो कम से कम आधा दर्जन 6 से 7 गांव ऐसे हैं जो यहाँ से निकलना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके रास्ते भी बारिश की वजह से बंद हो जाते हैं। ये तो हाल है हमारे देश का, जहां लोगों का सुरक्षा का मौलिक अधिकार तक नदियों की उफनती लहरों में डूब चुका है। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार खींच पाने में ये हालात नाकाफी साबित हो रहे हैं। वैसे ये भी सही है कि नदियों पर पुलों का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन जरा सी तेज बरसात और नदियों में आई बाढ़ के आगे पुल किस कदर बेबस हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें भी देखिए। ये हाल है हमारे देश के नदियों पर बने पुलों का, जो नदियों में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के बजाय खुद ही शिकार हो गया। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर तहसील में बना यह पुल पानी के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भरभरा कर गिर गया। लोगों ने इसका लाइव वीडियो भी बनाया। ये पुल हिमाचल सरकार ने साल 1972 में बनवाया था, लेकिन इसके बाद सरकार खुद भी भूल गई कि पुलों की मरम्मत भी करानी पड़ती है। अब इस पुल के गिरने से दर्जनों गांवों के लोगों को 70 किलोमीटर घूमकर पंजाब में दाखिल होना पड़ेगा। तो अगर आप सुविधा संपन्न शहरों में रहते हैं और बारिश को मौज मस्ती का मौका समझते हैं, तो ये बात भी समझ जाइए कि एक भारत वो भी है जहां बारिश सिर्फ आफतों की बाट लाती है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।